Assalamualaikum guys. So this voice note is about IAS. बेटा IAS पे मैंने पहले भी आपको बताया था कि या तो जो है वो IAS 7 वो पूछेगा, या वो जो है वो आपको IAS 37 36 का एक कंबाइन बड़ा सवाल दे देगा। जैसे हमने क्लास में भी किया है कि वो आपको बहुत सारे पार्ट्स देता है और IAS 36 ही पूरी तरीके से टेस्ट करता है, बट उसका चांस बहुत कम है। IAS 36 टोटल 3 दफ़ा ऐसे आया है आज तक। सबसे जो अच्छी अच्छी अप्रोच है उसको उसका आईएएस पूछने की, वो यही कहता है कि वो आईएएस का कुछ केसेस आपको दे देगा और वो आपको बोलेगा कि इन केसेस को जो है वो आप एक्सप्लेन करें, एंड फिर जो है वो आप इस पर करेक्टेड एसओएफपी बना दें। और करेक्टेड एसओएफपी और साथ साथ कभी कभी करेक्टेड रिटेन अर्निंग्स भी बोल देता है। तो अगर वैसे स्पेसिफिकली करेक्टेड रिटेन अर्निंग्स नहीं निकल पाता तो फिर जो है वो आपने एसओएफपी बनाते वक्त तो रिटेन अर्निंग्स को करेक्ट करना ही करना है, चाहे वो बोले या ना बोले। सो लेट्स स्टार्ट विद आई एस वन में बेटा हमने सारे फॉर्मेट्स पढ़े थे। हमने स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का पहली दफ़ा नाम सुना था। सर ये बिल्कुल इनकम स्टेटमेंट जैसी ही है, बस फ़र्क क्या है सर, हमारी इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट फॉर द ईयर पे ख़त्म हो जाती है। उसमें जब हम ऐड करेंगे अनरियलाइज्ड गेंस, जैसे कि रीवैल्यूएशन का गेन, जैसे कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ये सारे अनरियलाइज्ड गेंस हैं। जब वो मैं उसमें ऐड करूँगा तो मेरी टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बन जाएगी। यानी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव के इनकम के दो हिस्से हैं बेटा, एक इनकम स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आपके लेवल पे सिर्फ दो आइटम्स हैं, एक जो है वो रीवैल्यूएशन बेटा, ठीक है, और दूसरा जो है वो अनरियलाइज प्रॉफिट। हमारे कोर्स में क्योंकि ये दो चीज़ें हैं तो आपके स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में ये दो चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जब आप इनकम स्टेटमेंट के प्रॉफिट को ऐड करोगे स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की ये दो चीज़ों से, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एक कंपनी का। उसके बाद कैश फ्लोज का फॉर्मेट IAS 1 बताता है। IAS 1 सारे प्रेजेंटेशन के फॉर्मेट्स बताता है। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का फॉर्मेट भी IAS 1 ने बताया, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का फॉर्मेट भी IAS 1 ने बताया, ठीक है। तो इसी तरह और फिर हमने एक पांचवी चीज़ पढ़ी थी बेटा, नोट्स टू अकाउंट्स, पहली दफ़ा यहाँ पे। नोट्स टू अकाउंट्स के ऐसे नेरेटिव नोट्स हैं। अगर कोई चीज़ जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट नहीं करेगी, लेकिन इट इज़ इंपॉर्टेंट टू टेल द शेयर होल्डर, यानी करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, फ्यूचर में वो चीज़ आएगी, बट टुडे इट इज़ इंपॉर्टेंट टू टेल द शेयर होल्डर कि देखो रेडी रहो, फ्यूचर में एक चीज़ आने वाली है। तो उसको जो है वो हम नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करते हैं। तो नोट्स टू अकाउंट्स इज़ नथिंग बट अ डिस्क्लोजर, अ नेरेटिव नोट्स। हम कुछ लाइनें लिखेंगे बेटा शेयर होल्डर को उस इवेंट से आगाह करने के लिए। सर हम नोट टू अकाउंट्स में क्यों लिख रहे हैं और हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडजस्ट क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि दिस डज नॉट रिलेट्स टू द करंट ईयर। क्योंकि हम फाइनेंशियल जो है वो अक्रूड कॉन्सेप्ट पे बनाते हैं, तो अक्रूड में तो इनकम अर्नड और एक्सपेंस इनकर्ड आता है। तो अगर कोई एक ऐसी चीज़ है जिसका अफेक्ट करंट फाइनेंशियल्स पे नहीं है और फ्यूचर फाइनेंशियल्स पे है, तो मैं उसको फ्यूचर फाइनेंशियल्स पे एडजस्ट करूँगा। लेकिन जस्ट टू ब्रिंग दिस इन्फॉर्मेशन इनटू द नॉलेज ऑफ माय शेयर होल्डर्स, मैं आज नेरेटिव नोट में उसको डिस्क्लोज करता हूँ। अब दूसरा क्या है सर? दूसरा IAS 2। तो IAS 2 इज़ टॉक्स अबाउट इन्वेंट्री बेटा, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो है वो आसान लेकिन बच्चों को मुश्किल लगता है, तो वो आपसे जो है वो इन्वेंट्री की टेस्टिंग करवाएगा। इन्वेंट्री की टेस्टिंग यानी हमें पता है इन्वेंट्री इज़ ऑलवेज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। तो कॉस्ट कैसे निकलती है? परचेज प्राइस प्लस ऑल कॉस्ट एसोसिएटेड टू परचेजेस। NRV कैसे निकलती है? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस ऑल कॉस्ट एसोसिएटेड टू सेल्स। तो उसमें से जो भी लोअर आएगा बेटा द इन्वेंट्री उस पर रिकॉर्ड होगा। ओरिजिनली इन्वेंट्री कॉस्ट पे रिकॉर्डेड होता है। लेट सपोज एक इन्वेंट्री है, उसकी कॉस्ट है 10,000। आपसे कह रहा है आज वो 10,000 वाला इन्वेंट्री डैमेज हो गया है और उसकी NRV 5,000 है। तो आपको क्या करना होगा? या 6,000 है लेट सपोज इन्वेंट्री, तो आपकी इन्वेंट्री की 4,000 में से वैल्यू कम हो गई है। सो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको लॉस रिकॉर्ड करना पड़ेगा 4,000 का। अब सर इसमें थोड़ा सा एग्जामिनर खेलता है मार्कअप मार्जिन में, जो बच्चों को बड़ा परेशान करता है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर मार्कअप होगा तो आप कॉस्ट 100% लेंगे बेटा। लेट सपोज मार्कअप 50% है, तो आपका मार्कअप जब भी होगा कॉस्ट 100% होगा। तो अगर कॉस्ट 100 है और मार्कअप यानी प्रॉफिट परसेंटेज 50 है, तो आपका सेलिंग प्राइस विल बी 150%, ठीक है। इसी तरह मार्जिन अगर जो है वो 50% आपको दिया हुआ है, तो हमने पढ़ा था मार्जिन जब भी होता है सेल्स 100% होता है। तो अगर मार्जिन यानी प्रॉफिट अगर 50 है और सेल्स अगर 100 है, तो आपकी कॉस्ट 50 होगी। तो आपने मार्कअप और मार्जिन दोनों के सूरत में अननोन परसेंट ओवर नोन परसेंट इंटू नोन वैल्यू वाला फॉर्मूला लगा के आना है, ठीक है। उसके बाद सर IAS 7 की बात अगर मैं करूं तो उसमें तो हमारे पास एक फॉर्मेट है, ठीक है। तो IAS 7 में हम वी स्टार्ट विद ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ एंड वी स्टार्ट विद प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। आपको एग्जामिनर अगर प्रॉफिट फॉर द ईयर देगा बेटा, तो आपको उस प्रॉफिट फॉर द ईयर में से इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड टैक्स एक्सपेंस माइनस करना है। एक्सपेंस की बात कर रहा हूँ, कितना पे किया है वो माइनस नहीं करना,
क्योंकि वो तो हम कैश फ्लोज में दिखाएंगे। जब हम प्रॉफिट फॉर द ईयर से स्टार्ट करें तो प्रॉफिट में इंटरेस्ट एक्सपेंस यानी जो जो जितने भी एक्सपेंसेस इनकर्ड है वो आते हैं। तो बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, बच्चे पेड माइनस कर देते हैं। दे इफ पेड की अमाउंट एंड एक्सपेंस इनकर्ड की अमाउंट इज़ डिफरेंट, तो आपने प्रॉफिट फॉर द ईयर प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस निकालने के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस और टैक्स एक्सपेंस ही एडजस्ट करना है, यानी ऐड बैक करना है आपने, ताकि आप प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस पे आ जाएं। सर उसके बाद जो है वो हम डिप्रिसिएशन लेके जाते हैं, ठीक है, हम गेन ऑन लॉस ऑन डिस्पोजल लेकर जाते हैं, हम एमोर्टाइजेशन लेकर जाते हैं। इसके लिए मैंने आपको टी अकाउंट सिखाए बेटा। तो हम कॉस्ट का अकाउंट बनाते हैं, हम प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का अकाउंट बनाते हैं, या फिर वो अगर नेटबुक वैल्यू की डिटेल्स देगा तो हम डायरेक्ट जो है वो नेटबुक वैल्यू का अकाउंट बनाएंगे, जिसमें BD डेबिट पे आता है बेटा, एडिशंस डेबिट पे आती हैं, डिस्पोजल क्रेडिट पे आता है, ठीक है, डिप्रिसिएशन आती है और CD आता है। ये सारी चीज़ें नेटबुक वैल्यू पे होती हैं। BD विल बी ऑन नेटबुक वैल्यू, CD विल बी ऑन नेटबुक वैल्यू, डिस्पोजल विल बी ऑन नेटबुक वैल्यू, एडिशन जाहिर सी बात है अभी ख़रीदा है तो कॉस्ट पे आएगा, और डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर जो है वो जितना इस साल का डिप्रिसिएशन होगा वो उस अमाउंट पे आएगा, ठीक है। उसके बाद डिस्पोजल में हम गेन लॉस निकालते हैं बेटा। तो हमने पढ़ा है कि हम अगर गेन ऑन डिस्पोजल होगा तो हम लेस करेंगे, और अगर लॉस ऑन डिस्पोजल होगा तो हम ऐड करेंगे, डिप्रिसिएशन ऐड होता है। उसके बाद सर हमने जो है वो पढ़ा है अगर हमारे करंट एसेट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, सिर्फ इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल्स की हम बात करते हैं, बैंक हम नहीं लेते, क्योंकि बैंक हम बिल्कुल फाइनल आंसर में लेते हैं। तो हम अगर इंक्रीज़ इन इन्वेंट्री है तो हम लेस करेंगे, अगर इंक्रीज़ इन रिसीवेबल्स है तो हम लेस करेंगे, अगर डिक्रीज़ इन इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल्स है तो हम ऐड करेंगे। इसी तरह फिर करंट लायबिलिटीज़ का इंक्रीज़ सिर्फ ट्रेड पेबल्स आता है बेटा, और इंटरेस्ट और टैक्स के अलावा अगर कोई अदर पेबल्स है तो वो आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट और टैक्स का आप ऑलरेडी अकाउंट बनाते हो तो उसके पेबल्स नहीं लेने हमें। मैंने आपको कैश फ्लो में एक क्वेश्चन करवाया था बेटा, जिसमें जो है वो हमें उसने इंटरेस्ट का भी अक्रूड दिया था और उसने कहा था अदर पेबल्स भी हैं। तो हमने टोटल पेबल्स में से जब अक्रूड का इंटरेस्ट का अक्रूड माइनस किया था तो हमारे पास बाकी पेबल्स आ गए थे, ठीक है। तो अगेन लायबिलिटी अगर बढ़ रही है तो ऐड हो जाएगी बेटा, ट्रेड पेबल्स या अदर पेबल्स बढ़ रहे हैं तो ऐड हो जाएंगे, और अगर जो है वो डिक्रीज़ हो रहे हैं तो आप लेस कर दोगे। उसके बाद बेटा हम लेस करेंगे इंटरेस्ट पेड एंड टैक्स पेड। जब हम ऊपर प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस निकाल रहे थे तो हम ऐड बैक कर रहे थे इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड टैक्स एक्सपेंस, लेकिन क्योंकि अब कैश फ्लो बना रहे हैं यानी कितना कैश आया कितना गया, तो अब जो आप लेस करोगे वो आप इंटरेस्ट पेड और टैक्स पेड लेस करोगे। जब आप इसका टोटल करोगे आपके पास ऑटोमेटिकली नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आ जाएगा। उसके बाद जो है वो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में दो ही चीज़ें आती हैं हमेशा बेटा, परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट लेस होगा क्योंकि कैश जा रहा है, और सेल ऑफ नॉन करंट एसेट ऐड होगा। सेल ऑफ नॉन करंट एसेट सेलिंग प्राइस पे जितने पैसे हमें मिल रहे हैं उस पर हम रिकॉर्ड करेंगे तो वो ऐड होगा। तो जब आप इनको नेट करोगे आपके पास नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ आ जाएगा। उसके बाद नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है, तो आप सबसे पहले इशू ऑफ शेयर्स ऐड करते हो। मैंने आपको बताया था शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम दोनों सालों का ऐड करना और आपस में डिफरेंस निकाल लेना। और सर अगर बोनस इशू हो तो बोनस इशू से कैश का ताल्लुक नहीं है, तो फिर उस केस में हम जो है वो बोनस इशू का एलिमेंट नहीं लेंगे। उसके बाद अगर हम लोन रीपे कर रहे हैं तो लेस हो जाएगा, अगर लोन मिल रहा है तो ऐड कर देंगे, लेस करेंगे डिविडेंड्स पेड बेटा। तो हमारे पास जो टोटल अमाउंट आएगी सर वो नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी रहेगी, ठीक है। उसके बाद जो है वो हम तीनों को जब नेट ऑफ करेंगे तो हमारे पास नेट कैश फ्लो आएगा, उसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, तो हमारे पास क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आ जाएगा। चलें सर अगला IAS 8 है बेटा। मैंने आपको बताया था IAS 8 डील्स इन 3 थिंग्स: चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड एरर्स। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब वो पॉलिसी जो आपने खुद से चूज़ की है। जैसे अगर एसेट को डिप्रिशिएट करना है, सो आई हैव 3 मेथड्स: स्ट्रेट लाइन, रिड्यूसिंग और रीवैल्यूएशन। मैं जो मेथड चूज़ कर रहा हूँ वो मेरी अपनी मर्जी से चूज़ कर रहा हूँ, सो दैट इज़ अकाउंटिंग पॉलिसी। तो अगर अकाउंटिंग पॉलिसी आप चेंज करते हैं अपनी, वो चीज़ जो आपके हाथ में है, पॉलिसी चूज़ करना इज़ इन योर हैंड, राइट। तो जैसे फीफो से अगर एफको पे जा रहे हैं तो वो भी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, ठीक है। तो अगर आप चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कर रहे हो तो उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब करंट फाइनेंशियल्स तो एडजस्ट होंगे ही होंगे बेटा, साथ साथ पीछे वाले फाइनेंशियल्स भी एडजस्ट होंगे। जहाँ से आपने स्ट्रेट लाइन मेथड लगाया था, लेट सपोज मैं भी 2010 पे खड़ा हूँ, मैंने 2005 से एक एसेट खरीदा है और मैं उसको हर साल 10% स्ट्रेट लाइन कर रहा हूँ। तो अब अगर मैं स्ट्रेट लाइन से रिड्यूसिंग पे आता हूँ तो मुझे 2010 का तो प्रॉफिट एडजस्ट करना ही करना पड़ेगा, मुझे 2005 से प्रॉफिट एडजस्ट करना पड़ेगा। तो रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब करंट एंड प्रीवियस फाइनेंशियल्स। अगर चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है, एस्टिमेट आपके हाथ में नहीं होता बेटा। क्यों? एस्टिमेट इज़ नॉट, आप खुद चूज़ नहीं करते हो, जो आपको मार्केट से एस्टिमेट मिलेगा वो आप करोगे। एस्टिमेट्स कैन चेंज, ठीक है। तो अगर एस्टिमेट में चेंज आता है, ठीक है, तो एस्टिमेट का चेंज विल बी ट्रीटेड प्रोस्पेक्टिवली। आप पिछले फाइनेंशियल्स को एडजस्ट नहीं करोगे, करंट ईयर से फाइनेंशियल्स एडजस्ट होंगे। और तीसरा है अकाउंटिंग एरर।
कभी रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट होता है। रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट का मतलब जहाँ एरर किया था वहाँ से आप अपने फाइनेंशियल्स को ठीक करते हुए आओगे। लेट्स सपोज अभी मैं 2010 पे हूँ, मैंने 2008 में एक एरर किया था, तो मैं 2010 को चेंज करूँगा तो मुझे 9 और 8 को भी चेंज करना पड़ेगा। क्यों? 2010 में जो रिटेन अर्निंग्स आप ले रहे हो बेटा वो 2009 की बेसिस पे आई हैं, और 2009 में जो आप रिटेन अर्निंग्स ले रहे हो वो 2008 की बेसिस पे आई हैं। तो अगर जो है वो 2008 में एक गलती थी तो आपकी 2008 की रिटेन अर्निंग्स भी गलत हुई, 9 की भी गलत हुई, 10 की भी गलत हुई। क्यों? क्योंकि CD अगले साल का BD होता है बेटा। तो आप 8, 9, 10 तीनों सालों को चेंज करोगे। उसके बाद बेटा IAS 16 वेरी इजी सर। IAS 16 में हमने क्या बात की थी सर? हम नॉन करंट एसेट्स को 2 मॉडल्स पे रिकॉर्ड कर सकते हैं बेटा, एक कॉस्ट मॉडल, एक रीवैल्यूएशन मॉडल। कॉस्ट मॉडल का मतलब क्या है? पूरी ज़िंदगी आप जो है वो नॉन करंट एसेट को कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करोगे। कॉस्ट का मतलब मार्केट वैल्यू कुछ भी हो, आपने जितने पे ख़रीदा है आप उसी पे रिकॉर्ड करोगे, लेस उसकी डेप्रिसिएशन। और अगर आप रीवैल्यूएशन मॉडल ऑप्ट करते हो बेटा तो आपको जो है वो हर साल मार्केट वैल्यू पे, जो मार्केट वैल्यू चल रही होगी उस पर आप अपने नॉन करंट एसेट को रिकॉर्ड करोगे। लेकिन हमने बात की थी बेटा कि जब भी आप रीवैल्यूएशन मॉडल यूज़ करते हो और अगर रीवैल्यूएशन होती है यानी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है तो आपको जो है वो पुरानी डिप्रिसिएशन को रिवर्स करना होगा। इफ़ इट्स अ डिप्रिशिएबल एसेट, अगर लैंड है तो पुरानी डिप्रिसिएशन होगी नहीं। तो उस केस में बेटा अगर इंक्रीज़ इन रीवैल्यूएशन हो रहा है तो आप क्या करोगे? नॉन करंट एसेट को डेबिट करोगे। कैसे निकालूंगा ये सर? डिफरेंस बिटवीन मार्केट वैल्यू एंड कॉस्ट प्राइस, वो कॉस्ट प्राइस जिस पे आपने खरीदा था, ठीक है। उसके बाद प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन डेबिट हो जाएगा। ये कौन सी अमाउंट है? ये वो अमाउंट है जो आपने अभी तक चार्ज किया था, तो आप वो रिवर्स कर दोगे। और रीवैल्यूएशन रिजर्व को आप क्रेडिट कर दोगे। रीवैल्यूएशन रिजर्व की अमाउंट कैसे निकलेगी सर? आप बैलेंसिंग फिगर ले लीजिएगा, ठीक है। जो भी डेबिट की बैलेंसिंग फिगर आएगी वही आप क्रेडिट पे ले लीजिएगा रीवैल्यूएशन रिजर्व के अमाउंट में। डिक्रीज के केस में ऑपोजिट एंट्री बन जाएगी बेटा, रीवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट हो जाएगा, PFD डेबिट हो जाएगा और कॉस्ट जो है वो नॉन करंट एसेट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि वी हैव टू रिकॉर्ड एवरी क्लास ऑफ एसेट एट सिमिलर मॉडल। ऐसा नहीं हो कि अगर एक कंपनी है उसके पास 10 नॉन करंट एसेट्स है, वो 6 नॉन करंट एसेट्स को कॉस्ट पे रिकॉर्ड करे और 4 नॉन करंट एसेट्स को रीवैल्यूड अमाउंट पे रिकॉर्ड करे। ऐसा नहीं होगा सर। वी हैव टू अप्लाई द मेथड, वी हैव टू अप्लाई द मॉडल फॉर एवरी क्लास ऑफ नॉन करंट एसेट। तो आपको हर क्लास पे या तो कॉस्ट या रीवैल्यूएशन दोनों में से कोई एक डिसाइड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि आधों को कॉस्ट पे आधों को रीवैल्यूएशन पे। अच्छा सर, IAS 10 में मिस आउट कर गया। IAS 10 में क्या होगा सर? सर IAS 10 इज एडजस्टिंग एंड नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स, ठीक है। ऑल दोज कंडीशंस विच एग्जिस्टेड एट एयर एंड, भले आपको पता बाद में चला, लेकिन अगर उसकी कंडीशन एयर एंड पे एग्जिस्ट करती थी तो वो एडजस्टिंग इवेंट होगा। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताई थी बेटा, बेड डेट्स इज ऑलवेज एन एडजस्टिंग इवेंट। क्यों एडजस्टिंग इवेंट है? क्योंकि अगर आपको 5 जनवरी को पता चला तो इसका मतलब बेटा वो बेड डेट्स एयर एंड पे था, आपको नहीं पता था, तो बेड डेट्स विल ऑलवेज बी एन एडजस्टिंग इवेंट, ठीक है। उसके बाद जो है वो सर कोर्ट केस अगर चल रहा है और कोर्ट केस का डिसीजन अगर एयर एंड पे आ जाता है और वो एयर एंड की एक्टिविटीज़ पे हुआ है तो वो एडजस्टिंग इवेंट होगा। यूजुअली आपके एग्जाम में कोर्ट केस जो है वो उसका डिसीजन आता नहीं है बेटा, तो वो वैसे नॉन एडजस्टिंग ट्रीट होता है, ठीक है। तो आपने सिर्फ लिस्ट याद रखनी है बेटा कि बेड डेट्स इज ऑलवेज ट्रीटेड एज एन एडजस्टिंग इवेंट, और कोर्ट केस जो है वो डिपेंड करेगा उसके डिसीजन पे। मैंने आपको पूरा क्राइटेरिया बताया IAS 37 में कि किस चांस पे जो है वो किस चांस पे जो है वो आप क्या रिकॉर्ड करोगे। तो प्रॉबेबल होगा तो आप प्रोविजन रिकॉर्ड करोगे, पॉसिबल होगा तो आप जो है वो डिस्क्लोज करोगे। तो पॉसिबल चांसेस होंगे तभी नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोज होगा, यानी देन इट विल बी अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट, ठीक है। अच्छा, फिर सर फाइनल डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर्ड वाला इज़ ऑलवेज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट, ठीक है। तो अब होगा क्या सर? मैंने आपको बताया था इसमें पैरा लिखने के लिए आता है। तो पैरा कैसे लिखेंगे सर हम IAS 10 में? सर हमें जो है वो पहले केस का रेफरेंस देना है बेटा व्हेन वी आर राइटिंग अ पैरा। मैंने आपको सैम्पल पैरा लिखवाया था, आपने याद कर लिया होगा। तो हाउ डू वी ड्राफ्ट IAS 10 का सोल्यूशन? हम पहले हम केस का रेफरेंस देंगे, उसके बाद हम उसको बताएंगे एडजस्टिंग है या नॉन एडजस्टिंग है। और सिर्फ लिख नहीं देना कि एडजस्टिंग है या नॉन एडजस्टिंग। मैंने आपको बताया था कि एक लाइन साथ ये भी लिखेगा कि क्योंकि कंडीशन एग्जिस्टेड एट एयर एंड तभी मैं इसको एडजस्टिंग कह रहा हूँ, या क्योंकि कंडीशन डिड नॉट एग्जिस्टेड एट एयर एंड तो मैं इसको नॉन एडजस्टिंग कह रहा हूँ। तो उसके बाद ये जब आपने लिख लिया उसके बाद आपने उसका जो है वो ट्रीटमेंट लिखना होगा। अब ये नहीं लिखना कि इट विल बी एडजस्टेड इन द फाइनेंशियल, दिस इज़ अ वेरी जनरल आंसर। एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा, आपको उसको बताना होगा। जैसे अगर बेड डेट्स का सिनेरियो है तो आप उसको लिख के दिखाओगे कि दिस बेड डेट्स विल बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस इन द इनकम स्टेटमेंट एंड विल बी एडजस्टेड फ्रॉम रिसीवेबल फिगर इन द SOFP। ये लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह हमें IAS 10 को अकाउंट फॉर करना है, ठीक है। उसके बाद जो है आप आ जाएँ IAS 36 पे। IAS 36 कैलकुलेशन के रिगार्डिंग से जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। 36 यानी इम्पेयरमेंट। सर इम्पेयरमेंट में आपको ये पता होना चाहिए जब भी एग्जामिनर जो है वो आपको वैल्यू इन यूज़ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल दे
और कैरिंग अमाउंट दे, आपको फ़ौरन समझ जाना है कि ये IAS 36 से आया है। हमने क्या पढ़ा था सर IAS 36 में? हमने ये पढ़ा था IAS 36 में कि सर आप जो है वो इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करेंगे। इम्पेयरमेंट टेस्टिंग कैसे होगी सर? कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट को कंपेयर करके। रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकलेगी बेटा? हायर ऑफ वैल्यू इन यूज़ या फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल तो निकलवाने का कोई मेथड नहीं है। एग्जामिनर बता देगा भाई देखो ये फेयर वैल्यू है और इसको बेचने के लिए इतना खर्चा लगेगा, तो आप माइनस कर देंगे। हाँ, वैल्यू इन यूज़ के लिए मैंने आपको बताया था बेटा, पहले भी जब पढ़ाया था, रिवाइज भी किया है हमने, कि वैल्यू इन यूज़ निकालने के लिए हमें क्या करना होगा हमें जो है वो कैश फ्लोस को डिस्काउंट करना होगा। तो आपको लेट सपोज 4 साल दिए हुए होंगे, आप वो 4 साल के कैश फ्लोस प्लॉट करोगे एयर ज़ीरो इग्नोर करके, फिर आप उस पर डिस्काउंट फैक्टर लगाओगे, आपके पास चारों सालों के डिस्काउंटेड कैश फ्लोज आ जाएंगे। उन सबको जब आप ऐड अप करोगे दैट विल बी योर वैल्यू इन यूज़। ठीक है, उसके बाद जो है बेटा अब वंस आपके पास वैल्यू इन यूज़ आ गई, आप फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज़ को कंपेयर करोगे, जो हायर होगी दैट विल बी योर रिकवरेबल अमाउंट। अब सर रिकवरेबल अमाउंट जो है वो हम इम्पेयरमेंट कैसे करेंगे? अगर मेरी कैरिंग अमाउंट या नेट बुक वैल्यू ज़्यादा है रिकवरेबल अमाउंट से, इसका मतलब मैंने अपने एसेट को ओवर बुक किया हुआ है, सो आई विल नीड टू रिकॉर्ड एन इम्पेयरमेंट। एंट्री क्या बढ़ाई थी बेटा? इम्पेयरमेंट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन फॉर इम्पेयरमेंट क्रेडिट। उस पर भी IAS 36 पे भी आता है कि एक्सप्लेन करो कैसे आप कैसे आप जो है वो इम्पेयरमेंट करते हो। तो आपने ये जो कैलकुलेशन है इसी की बातें लिखनी है कि सर जो है वो हम पहले रिकवरेबल अमाउंट निकालते हैं जो कि हायर ऑफ वैल्यू इन यूज़ है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल होती है, उसको नेट बुक वैल्यू से कंपेयर करते हैं, ज़्यादा होती है तो इम्पेयरमेंट बुक करते हैं। साथ में मैंने आपको कहा था एक लाइन आप लिखेंगे बेटा कि इम्पेयरमेंट इज़ टू बी डन एट एवरी ईयर एंड फॉर ईच क्लास ऑफ नॉन करंट एसेट। मैं अपने हर नॉन करंट एसेट के अगेंस्ट इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करूँगा ईयर एंड पे। उसके बाद सर IAS 37 थोड़ा सा डिटेल्ड है बेटा। IAS 37 जब भी कोर्ट केस की बात होगी, या तो आप कोर्ट केस करोगे या आप पे कोर्ट केस हुआ होगा। अगर हम पे कोर्ट केस हुआ होगा तो हम वो लाइबिलिटी वाला चार्ट फॉलो करेंगे जो मैंने आपको लिखवाया था, और अगर जो है वो हमने केस किया है तो हम एसिड वाला चार्ट अप्लाई करेंगे जो मैंने आपको लिखवाया था। अब सर अगर लेट सपोज़ मुझ पे किसी ने कोर्ट केस किया, यानी बिज़नेस पे किसी सप्लायर ने या कस्टमर ने बिज़नेस को सू किया है, तो हम लाइबिलिटी वाला चार्ट फॉलो करेंगे। तो एग्जामिनर आपको बताएगा, एग्जामिनर क्या बताएगा सर आपको? एग्जामिनर आपको ये बताएगा कि भाई देखो हम पे केस हुआ है, ठीक है, और वो आपको या तो परसेंटेजेस बताएगा या वो आपको जो है वो टर्म्स बताएगा। अब अगर वो आपको कहता है कि 0 till 5% चांस है, या तो वो आपको परसेंटेज देगा 0 till 5%, या वो आपको बोलेगा भाई रिमोट चांस है कि कंपनी केस हारे। तो अगर ऐसा होगा तो क्योंकि हम पे केस हुआ है तो लाइबिलिटी वाले चार्ट के हिसाब से हमें कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत, क्योंकि रिमोट चांस है तो हमें शेयर होल्डर को बताने की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों हम 5% की वजह से शेयर होल्डर को टेंशन देंगे? तो हम इग्नोर करेंगे। अगर जो है वो कहता है ये कि 6 से लेके 50% चांस है कि आप केस हार जाओगे, या जो है वो पॉसिबल का वर्ड यूज़ करता है, तो सर अब 50% का मतलब ख़तरा, तो अब आपको जो है वो डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा इन नोट्स टू अकाउंट्स। तो इट इज़ अ नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट बेटा एज़ पर IAS 10। देखो 10 और 37 का हमेशा मिला के आप आंसर लिख सकते हो, आप 10 को बगैर 37 के लिख ही नहीं सकते, ठीक है। तो अब जो है ये नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि आप डिस्क्लोज़ कर रहे हो। नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट हमेशा डिस्क्लोज़ होता है, ठीक है। उसके बाद अगर ये कहते हैं सर कि चांस है 51 से लेके 85%, तो अगर 51 से 85% या तो परसेंटेज लिख के देगा या वो आपको बोलेगा प्रोबेबल है। तो अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ होगा तो फिर आपको प्रोविज़न बुक करना पड़ेगा बेटा। तो एंट्री बना देना, एक्सपेंस डेबिट, जो भी प्रोविज़न है उसकी एक्सपेंस डेबिट और प्रोविज़न क्रेडिट आपकी डबल एंट्री बन जाएगी। और फिर अगर वो आपको कहता है 86 से 99% चांस है या 100% चांस है, तो दोनों केसेस में या तो वर्चुअली सर्टेन या सर्टेन का वर्ड यूज़ करेगा, तो दोनों केसेस में हम लाइबिलिटी बुक करते हैं। अब प्रोविजन और लाइबिलिटी में कोई फ़र्क नहीं है, एंट्री बिल्कुल वैसे ही बनेगी, बस फ़र्क क्या है? प्रोविजन इज एस्टिमेट, लाइबिलिटी मतलब एक्चुअल, ठीक है। और अगर यही चीज़ एसेट की होती है कि अगर मैं किसी पे केस करता हूँ बेटा, तो हमने पढ़ा था 0 till 5% और 6 से लेके 50%, यानी रिमोट और पॉसिबल दोनों में हम इग्नोर करेंगे, ठीक है। 51 से लेके 85% जब होगा यानी इट इज़ प्रॉबेबल, तो फिर हम जो है वो कंटिंजेंट एसेट रिकॉर्ड करेंगे। कंटिंजेंट एसेट यानी डिस्क्लोज ही करना है सर आपने नोट्स टू अकाउंट्स में। और अगर जो है वो 86 से 99 वर्चुअली सर्टेन या 100% सर्टेन होता है तब आप एसेट बुक करोगे। इसके साथ साथ बेटा वो कंटिजेंट लायबिलिटी की बहुत दफ़ा डेफिनेशन पूछ चुका है, प्रोविज़न की डेफिनेशन बहुत दफ़ा पूछ चुका है। तो देखो अगर प्रोविज़न रिकॉर्ड नहीं होगा बेटा, प्रोविज़न की अगर कंडीशंस मीट नहीं होंगी तब मैं कंटिजेंट लायबिलिटी रिकॉर्ड करता हूँ। अब प्रोविज़न की 4 कंडीशंस है, पास्ट इवेंट होना चाहिए, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होनी चाहिए बेटा, और इट इज़ प्रोबेबल दैट इकोनॉमिक आउटफ्लो
विल हैपन, यानी प्रोबेबल है कि पैसे आउट होंगे बिजनेस से। और चौथी कंडीशन क्या है, जो आउटफ्लो हो रहा है उसकी अमाउंट आपके पास पता है। भाई मैं प्रोविजन कब बनाऊंगा, जब मुझे अमाउंट पता होगी। वो लिख तो रहा है कि प्रोबेबल चांस तो है कि जो है वो आप जो है वो कोर्ट केस हारोगे, तो आपको प्रोविजन रिकॉर्ड करने के लिए अमाउंट चाहिए। लेकिन अगर वो कहे कि अमाउंट ही रेडिली अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप किस तरह एंट्री बनाओगे। एज पर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट अगर आपके पास अमाउंट नहीं होगी तो आप एंट्री नहीं बना सकते। ठीक है, तो अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन मीट नहीं होगी तो फिर आप कंटिंजेंट लायबिलिटी यानी डिस्क्लोज करते हो। कंटिंजेंट लायबिलिटी और कंटिंजेंट एसेट का मतलब डिस्क्लोज इन नोट्स टू अकाउंट्स करना है। उसके बाद बेटा आई एस 38 की जब बात आती है तो इंटेंजिबल्स की हम बात करते हैं। इंटेंजिबल्स 3 तरह के होते हैं। या तो इंटेंजिबल आप ख़रीदते हो बेटा, ख़रीदते हो तो आपका राइट टू यूज़ है। राइट टू यूज़ यानी आपने यूज़ करने का राइट ख़रीदा है। एंड यू विल एमोटाइज इट। हम नॉन करेंट एसेट टेंजिबल को डिप्रिशिएट करते हैं और हम इनटेंजिबल को जो है वो एमोटाइज करते हैं। तो आप जो है उसको एमोटाइज करोगे स्ट्रेट लाइन मेथड से। जिस तरह आप डेप्रिसिएशन का कॉस्ट फॉर्मूला लगाते थे, फॉर्मूला मेथड लगाते थे, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ। अब इंटेंजिबल में स्क्रैप वैल्यू नहीं दी हुई होती, तो आप सिंपल कॉस्ट डिवाइड बाय लाइफ करके उसको एमोटाइज करोगे। अब सर ये तो परचेज का हो गया। उसके अलावा दूसरा होता है डेवलप्ड और तीसरा होता है इंटरनली जनरेटेड। इंटरनली जनरेटेड हमेशा इग्नोर होगा बेटा, कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि उसकी कोई बेसिस नहीं होती है। ठीक है, और तीसरा होता है डेवलप्ड। अब डेवलप में भी मैंने आपको बताया था बेटा, डेवलप में 2 चीज़ें होती हैं। जब आप डेवलप कर रहे होते हो तो डायरेक्ट आप इंटेंजिबल बना नहीं लेते, पहले आप रिसर्च करते हो। तो रिसर्च फेज जो भी होगा वो एक्सपेंस आउट होगा। आपके इनकम स्टेटमेंट में आप उसको एक्सपेंस ले जाओगे फॉर द पीरियड जब भी वो रिसर्च कॉस्ट हुई है। और डेवलपमेंट में क्या होगा बेटा, डेवलपमेंट में अगर आपके लिए कमर्शियली वायबल है और आपके लिए जो है वो फाइनेंशियली वायबल है, फाइनेंशियली वायबल और टेक्निकली फीजेबल। फाइनेंशियली वायबल का मतलब आपके पास पैसे हैं कि आप इस इंटेंजिबल को बना सकते हो, और टेक्निकल फीजिबिलिटी का मतलब आपके पास वो लोग भी हैं जो उस पर्टिकुलर इंटेंजिबल को बना सकते हैं, तो फिर वो कैपिटलाइज होगा। अगर आपके पास फाइनेंशियल वायबिलिटी नहीं है या टेक्निकल वायबिलिटी नहीं है, दोनों नहीं है या कोई एक भी नहीं है, तो फिर जो है वो कंडीशन मीट नहीं करेगा। तो फिर जो है वो सारी डेवलपमेंट कॉस्ट जो है वो एक्सपेंस आउट होगी, आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते। क्यों सर? क्योंकि मैं वो इंटेंजिबल बना ही नहीं पाऊँगा। सो दिस इज़ द होल समरी, होल निचोड़ फॉर द IAS। जो हमने जितने भी हमने स्टैंडर्ड्स पढ़े ये उन सब का निचोड़ है बेटा। Assalamu alaikum guys. So there's one discussion regarding discount received, commission received and income from investments. सर इसका क्या ट्रीटमेंट होगा जब हम कैश फ्लोज बनाएंगे? बेटा देखो, डिस्काउंट रिसीव्ड एंड कमीशन रिसीव्ड इज़ नॉन कैश इनकम। ठीक है, तो आपके एग्जामिनर ने जब व्हेन यू स्टार्ट कैश फ्लोज फ्रॉम प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस बेटा, तो आपके एग्जामिनर ने उसको ऑलरेडी इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किया हुआ होगा। ठीक है, तो जिस तरह उसने गेन और लॉस, गेन ऑन डिस्पोजल को ऐड किया हुआ होता है, तो आप गेन ऑन डिस्पोजल को लेस करते हो, वैसे ही आपको डिस्काउंट रिसीव और कमीशन रिसीव को भी लेस करना पड़ेगा। एक तो ये डिस्कशन है। दूसरी ये डिस्कशन है बेटा कि देखो, सी इट्स वेरी सिंपल। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स के नाम में ही इन्वेस्टमेंट छुपा हुआ है वर्ड, तो वो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आना चाहिए बेटा। ठीक है, अब आपके एग्जामिनर ने क्या किया होगा? आपके एग्जामिनर ने बेटा, सिंपल सी बात है, आपके एग्जामिनर ने उसको इनकम स्टेटमेंट में अदर इनकम में दिखाया होगा, विच इज़ नॉट रॉन्ग, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में अदर इनकम तो है। बट कैश फ्लोज बनाते वक्त इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट भी, अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड भी है बेटा, और अगर डिविडेंड रिसीव्ड भी है, ये तीनों चीज़ों का ताल्लुक इन्वेस्टमेंट से है। आपने इन्वेस्टमेंट की होगी तो आपको इंटरेस्ट मिला होगा, आपने इन्वेस्टमेंट की होगी तो आपको डिविडेंड मिलेगा, आपने जो है वो इन्वेस्टमेंट की होगी तो वो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट आपको मिलेगी। अब एग्जामिनर के हिसाब से ठीक है, इनकम स्टेटमेंट बनाते वक्त तो वो अदर इनकम में आएगा बेटा, लेकिन जब आप कैश फ्लोज बनाओगे एंड इफ यू स्टार्ट फ्रॉम प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, तो उसमें ये डला हुआ है, दिस इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दिस इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नाम में मतलब छुपा हुआ है ना, इन्वेस्ट। तो आपने क्या करना होगा? इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड। देखो, डिविडेंड पेड आप पे करते हो तो वो फाइनेंसिंग में जाता है, डिविडेंड मिलना इज योर इनकम। इन्वेस्ट किया तभी डिविडेंड मिला, तो इंटरेस्ट इनकम, ठीक है, डिविडेंड रिसीव्ड और तीसरा इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, ये सब आपके प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन में शामिल हुआ होगा। आप उसको वहां से हटाएंगे एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ऐड करेंगे, जस्ट टू बी प्रिसाइज। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक इज ऑडिट। मैंने आपको बताया था बेटा, एग्जाम में IAS, कंपनी ऑडिट, एथिक्स, ये सब एक साथ मिलाकर आता है यूजुअली। तो हमें ऑडिट में क्या क्या पता होना चाहिए? सर हमारे ऑडिट का पर्पस क्या है, हमें क्लियर कट पता है बेटा, हमने पढ़ा भी था, मैंने आपको 3D हैंड आउट दिया था, उसमें भी था कि शेयर होल्डर्स क्योंकि पूरा साल बिजनेस चलाने में नहीं आते, डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं। वो डायरेक्टर्स जो हैं वो पूरा साल काम करते हैं, तो शेयर होल्डर्स एट दी एंड जो है वो एक एक्सटर्नल, एक इंडिपेंडेंट पर्सन को हायर करते हैं, जो कि हमारे
हमारे फाइनेंशियल्स की ऑफिशियल एग्जामिनेशन करते हैं कि क्या हमारे फाइनेंशियल्स जो हैं वो अलाइंड हैं, हमारे फाइनेंशियल्स आर अलाइंड विद इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या नहीं। तो ऑडिटर आके करता क्या है बेटा, ऑडिटर आके आपकी जो है वो सिंपल फाइनेंशियल्स को एग्जामिन करेगा और चेक करेगा कि वेदर दे रिप्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू या नहीं। तो सर दो तरह के ओपिनियंस वो देगा हमारे जो फाइनेंशियल है उस पे, एक अनक्वालिफाइड या अनमॉडिफाइड ओपिनियन, जो कि जिसका मतलब क्या होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू, यानी फाइनेंशियल जो है वो आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद आईएएस। दूसरा वो ओपिनियन देता है बेटा क्वालिफाइड या मॉडिफाइड ओपिनियन, जिसमें वो ये लिखता है बेटा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डज नॉट रिप्रेजेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू, जो कि जिसका मतलब ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके जो है वो इन अकॉर्डेंस विद आईएएस नहीं बने। अब एग्जाम में थ्योरी के रिगार्डिंग वो आएगा कि भाई बताओ, इस तरह का थ्योरी आ जाएगा कि बताओ भाई ऑडिटर को जो है ना वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलती मिली है, क्या करना चाहिए, क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए। ये थ्योरी आती है बेटा, हमने एयरली पास पेपर्स करते वक्त भी की है, जब मैंने आपको ऑडिट पढ़ाया था तब भी हमने की थी। तो सर सिंपल आपको डायरेक्ट लिख के नहीं आ जाना कि भाई देखो हम जो है ना वो डायरेक्ट रिपोर्ट क्वालिफाई कर देंगे, मैनेजमेंट हमारी बात नहीं मान रही। मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा कि जब भी इस तरह का आएगा तो आप पहले ये लिखोगे कि मैनेजमेंट, ऑडिटर विल फर्स्ट डिस्कस इट विद मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करेगी कि आप ये गलती ठीक कर दो। अगर मैनेजमेंट गलती ठीक कर देती है तो हम फिर अनक्वालिफाइड ओपिनियन देंगे क्योंकि एडजस्टमेंट हो चुकी है। अगर मैनेजमेंट जो है वो बेटा फड्डेबाजी करती है, अगर मैनेजमेंट कहती है नहीं मैं मिस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड, मैं जो ये हमने जो मिस स्टेटमेंट की है, जो हमने गलती की है उसको मैं ठीक नहीं करूंगी, अब जो है वो ऑडिटर जो है वो ओपिनियन देगा, और ऑडिटर जो ओपिनियन देगा वो क्वालिफाइड ओपिनियन होगा, दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट रिप्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू। उसके बाद सर थ्योरी में यूजुअली आपसे वो पूछता है बेटा कि बता दो हमें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टीवर्डशिप एंड मैनेजमेंट रोल। डायरेक्टर के दो फंक्शंस होते हैं बेटा, एक स्टीवर्डशिप एक मैनेजमेंट। मैंने आपको बताया था बेटा कि स्टीवर्डशिप क्या होता है कि सिंस शेयर होल्डर्स बहुत ज्यादा हैं बेटा, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर शेयर होल्डर्स टू रन द बिजनेस ऑन अ डे टू डे बेसिस। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स टू रन एंड मैनेज द बिजनेस ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर्स। क्या मतलब सर, ये मतलब कि हम बिजनेस ऐसे चलाएंगे जैसे शेयर होल्डर अगर होता और चलाता। दिस इज कॉल्ड स्टीवर्डशिप। मैनेजमेंट का क्या रोल है बेटा, डायरेक्टर के दो रोल थे, स्टीवर्डशिप एंड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का क्या रोल है उसमें से, मैनेजमेंट का रोल है कि भाई उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन ऑर्डर टू प्रिपेयर, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो दो रोल्स आपसे वो यूजली थ्योरी में पूछता है बेटा। तो स्टीवर्डशिप का मतलब ऐसे बिजनेस चलाना जैसे शेयर होल्डर अगर खुद होता, और दूसरा मैनेजमेंट का रोल के डायरेक्टर्स जो है उनकी जिम्मेदारी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना। उसके बाद वो यूजली बेटा आपसे पर्पस पूछता है, रोल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर पूछता है। हम सब ने ये पढ़ा हुआ है बेटा कि अगर वो आपसे रोल पूछ रहा है तो रोल क्या है भाई, वो रीअश्योरेंस दे रहे हैं हम शेयर होल्डर्स को कि देखो हमने देख लिया है, हमारी तरफ से फाइनेंशियल ठीक है। शेयर होल्डर को बता रहा है ऑडिटर के अपने खत में बेटा, ऑडिट ऑडिट की रिपोर्ट में एक ऑडिट रिपोर्ट, एक एनुअल रिपोर्ट में एक रिपोर्ट होती है ऑडिट रिपोर्ट, उसमें वो लिख के देता है कि मेरे हिसाब से फाइनेंशियल ठीक है, डायरेक्टर ने सही काम किया है। फिर उस पर वो ओपिनियन देता है कि वेदर ट्रू एंड फेयर व्यू है या नहीं है, एंड वो लिखता है साथ ही साथ कि डायरेक्टर्स हैव एक्टेड इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। तो ये सारी चीज़ें हैं बेटा। उसके बाद वो आपसे एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट, डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिट पूछ सकता है। एडवांटेज क्या होगा ऑडिट का, हेल्प्स टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट एरर्स एंड फ्रॉड्स, ठीक है। हेल्प्स टू मेंटेन अकाउंट रेगुलरली, आपके सर के ऊपर आपको, आपके अगर डायरेक्टर्स को पता होगा कि फ्यूचर में हमारा ऑडिट होना है तो वो तमीज से काम करेंगे, वो अकाउंटेबिलिटी के साथ काम करेंगे। ऑडिट जो है वो फैसिलिटेट करेगा सेल ऑफ बिजनेस। अगर मेरा बिजनेस मुझे बेचना है तो पार्टीज आके बेटा हमारे बिजनेस को देखेंगी, और अगर ऑडिट रिपोर्ट होगी तो उनको सुकून होगा, ऑडिट रिपोर्ट पढ़ के वो आपको बता सकते हैं कि हाँ भाई हमने काम सही किया है, हाँ मतलब बिजनेस ठीक है बेटा। फिर ऑडिट लोन लेने में भी हेल्प करता है। कभी आप लोन लेने जाओ, वो आप बैंक वाला आपसे सबसे पहले बोलेगा भाई ऑडिटेड फाइनेंशियल हमें दे दो। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं ऑडिट के। ऑडिट हेल्प्स इन टैक्स ऑल्सो टू असेस टैक्स ऑल्सो बेटा, ठीक है। फिर ऑडिट के डिसएडवांटेज क्या होंगे, कॉन्फिडेंशियलिटी इशू, बाहर के बंदों को, इंडिपेंडेंट पर्सन को पता चल जाएगा कि बिजनेस में क्या मसले चल रहे हैं। ऑडिटर्स को हाई कॉस्ट पे की जाती है बेटा, ठीक है। उसके बाद ऑडिट इज नॉट अ एब्सोल्यूट अश्योरेंस, इट्स अ रीजनेबल अश्योरेंस। ऑडिटर्स गारंटी नहीं देते। ऑडिटर्स जो है बेटा वो आपको सिर्फ और सिर्फ बता सकते हैं कि हमारी जो हमने जितना देखा, यानी यूजली ऑडिट इज डन ऑन सैंपल बेसिस। मैंने आपको पढ़ाते हुए भी बताया था कि अगर हम पूरे साल का ऑडिट करें तो मैनेजमेंट 2-3 महीने का सैंपल उठा के टेस्ट करती है, तो वो रीजनेबल एश्योरेंस देती है बेटा, वो एब्सोल्यूट नहीं देती। कल को अगर बिजनेस में कोई फ्रॉड हो गया तो शेयर होल्डर्स ऑडिटर पे केस नहीं कर सकते, क्योंकि ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देता, रीजनेबल एश्योरेंस देता है कि कोई गारंटी नहीं है कि फ्रॉड हुआ या नहीं हुआ, ठीक है।
तो ये डिसएडवांटेजेस हैं बेटा। सर और क्या आ सकता है ऑडिट में? सर आपको जो है वो आपसे पूछ लेगा कि बताओ ड्यूटीज़ जो ऑडिटर कैरी आउट करता है ड्यूरिंग एक्सटर्नल ऑडिट। तो वो फाइनेंशियल डेटा देखता है, वो अकाउंट्स देखता है, वो एक्यूरेसी ऑफ रिकॉर्ड्स देखता है, वो स्टॉक काउंट्स अटेंड करता है, वो जो है चेंजेस रिकमेंड करता है आफ्टर रिव्यू, वो जो है ऑडिट रिपोर्ट बनाता है। ये सारी चीज़ें बेटा जो हैं ये ऑडिट में आएंगी। सर अगला चैप्टर इज एथिक्स। अभी मैंने आपको ऑडिट वाले वो एक्सप्लेन रिवीजन में भी बताया था कि ये एथिक्स भी आईएएस कंपनी ऑडिट इनके साथ ही आएगा। तो जब मैं आपको एथिक्स पढ़ा रहा था मैंने आपको जो है वो बेटा 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पढ़ाए थे। पहला इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी क्या है भाई कि अकाउंटेंट, और ये लगता किस पे है? ये अकाउंटेंट्स पे लगता है, ये ऑडिटर्स पे नहीं लगता बेटा, अकाउंटेंट्स पे लगता है जो आपके बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं। डायरेक्टर्स, अकाउंटेंट्स, इन सब पे ये एथिक्स लगता है। तो इंटेग्रिटी क्या कहता है? इंटेग्रिटी कहता है भाई आपका अकाउंटेंट जो है वो ऑनेस्ट होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। कोई जो है वो कोई जो है वो दो नंबरी ना हो उसके नेचर में, क्योंकि अगर उसके नेचर में दो नंबरी होगी सर तो वो बिजनेस के जो है वो फंक्शंस में भी दो नंबरी करेगा। दूसरा ऑब्जेक्टिविटी सर। सर किसी से आपका अकाउंटेंट जो है वो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या अनडू इन्फ्लुएंस में नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से उसकी जजमेंट अफेक्ट हो। अनडू इन्फ्लुएंस क्या है बेटा? डर। किसी के डर में अगर काम कर रहा है बेटा तो वो उस डर में उस बंदे के कहने पे फ्रॉड भी कर सकता है। तो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वो बायस नहीं होना चाहिए, वो जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उसको नहीं होना चाहिए या किसी से खतरा नहीं होना चाहिए। तीसरा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर हमने पढ़ा था बेटा कि अकाउंटेंट की ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी जो उसकी उसकी ये ड्यूटी है बेटा कि वो अपनी प्रोफेशनल नॉलेज और स्किल को एक रिक्वायर्ड लेवल तक मेंटेन करे बेटा, ताकि जो है वो हमारा जो क्लाइंट है या जो हमारा अकाउंटेंट है वो कॉम्पिटेंट सर्विस दे सके। दिस इज प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। अगला कॉन्फिडेंशियलिटी। आपके प्रोफेशनल अकाउंटेंट को बिजनेस की सारी इंफॉर्मेशन पता होंगी, उसको कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच नहीं करनी चाहिए बेटा, ताकि क्यों अगर वो कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच कर देगा तो आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन जो है वो मार्केट में रोल आउट हो रही होंगी, आपके कंपेटिटर्स को पता चल जाएगा। तो आपके कंपेटिटर आपके अकाउंटेंट की ये ड्यूटी है, इट इज़ हिज लीगल और प्रोफेशनल ड्यूटी के जो है वो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करे। उसके बाद हमने प्रोफेशनल बिहेवियर पढ़ा था। प्रोफेशनल बिहेवियर क्या कहता है? आपने कोई ऐसा काम नहीं करना जो आपके प्रोफेशन को डिस्क्रेडिट करे। जैसे अगर अगर कोई एसीसीए मेंबर है या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अगर वो कोई हरकत करेगा फ्रॉड की, उससे जो इंस्टीट्यूशन है, उससे जो सीए का इदारा है वो बदनाम होगा। तो योर अकाउंटेंट शुड बी प्रोफेशनल इनफ। अब जब मैं आपको पढ़ा रहा था बेटा ये एथिक्स, तो मैंने आपको बताया था एग्जाम में आएगा क्या? सर एग्जाम में वो आपको कोई या तो थ्योरेटिकल सिंपल आपसे पूछ लेगा कि भाई बता दो कि क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या कोड ऑफ एथिक्स बोलता है, या फिर वो आपको एक सिनेरियो देगा और उस सिनेरियो में आपको बताना है कि कौन से जो प्रिंसिपल्स हैं वो ब्रीच हो रहे हैं। तो आपने क्या करना होगा बेटा? मैंने आपको बताया था जिस तरह हम IAS 10 में एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग करते थे, वैसे ही मैंने आपको यहाँ भी बताया था कि आप केस से रेफरेंस उठाओगे, फिर आप उसको बताओगे कि केस में कौन से कोड ऑफ एथिक्स लग रहे हैं, और जब आप ये बता दोगे कि कौन से कोड ऑफ एथिक्स लग रहे हैं, इंटेग्रिटी लग रहा होगा या प्रोफेशनल बिहेवियर लग रहा होगा, ये आप बताओगे, फिर आपको उसको बताना पड़ेगा कि आप जो है वो उसको फिर आपको उसको बताना पड़ेगा कि आप उसको सही कैसे करोगे, उस अगर ब्रीच हुआ है तो उस ब्रीच के ऊपर क्या करोगे। तो दिस इज एथिक्स बेटा, छोटा सा एरिया है। आई एक्सपेक्ट के ज़्यादा से ज़्यादा अगर आएगा तो 5 6 7 मार्क्स का आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। So this voice note is regarding the revision of dissolution with a partnership. ठीक है, एडमिशन रिटायरमेंट चेंज इन पार्टनरशिप अग्रीमेंट इज़ वेरी इजी कंपैरेटिवली, आप कर लोगे बेटा वो। डिसोल्यूशन में सर एक डिसोल्यूशन तो वो है जहाँ पे आप पूरा बिजनेस अपना जो है वो क्लोज कर रहे होते हो, यानी बंद कर रहे होते हो, ठीक है, किसी को सेल नहीं करते या जो वो लिमिटेड लाइबिलिटी में कन्वर्ट नहीं करते। डिसोल्यूशन 1 2 3 था, तो डिसोल्यूशन 1 में जो है आप पूरा बिजनेस अपना क्लोज करते हो, किसी को बेचते नहीं हो या जो है वो किसी को जो है वो कन्वर्ट नहीं करते, आप खुद कन्वर्ट नहीं करते इनटू लिमिटेड कंपनी। वैसे डिसोल्यूशन 1 2 3 का ऑलमोस्ट फॉर्मेट सेम है। डिसोल्यूशन 2 क्या है सर? डिसोल्यूशन 2 वो है जहाँ पे आप अपना बिजनेस सेल कर देते हो किसी दूसरी कंपनी को, और डिसोल्यूशन 3 है जब आप खुद अपना बिजनेस जो है वो पार्टनरशिप बिजनेस है आपका, आप उसको लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करते हो। तो डिसोल्यूशन 1 में और 1 का फॉर्मेट बताता हूँ, फिर उसी में 2 और 3 की चेंजेस आपको बता दूंगा। 2 3 का तो सेम डिट्टो सेम फॉर्मेट है बेटा, ठीक है। तो ऑल एसेट्स एट बुक वैल्यू एक्सेप्ट बैंक बेटा डेबिट साइड पे आ जाएगा, ये SOFP से यूजली आप उठाते हो सारे एसेट्स, ठीक है। ऑल लाइबिलिटीज एक्सेप्ट बैंक ओवरड्राफ्ट एट बुक वैल्यू क्रेडिट पे आ जाएगा बेटा।
फिर जो है जब हम ऑब्वियसली आप बिज़नेस जब बेचते हो तो आप एक एक एसेट इंडिविजुअली मार्केट में सेल करते हो। तो जितने भी एसेट्स आप बेचोगे एट सेलिंग प्राइस एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ होगा वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, ठीक है। पार्टनर कुछ लेकर जाएगा बेटा तो वो भी क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है बेटा डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस जो हैं वो डेबिट पे आ जाएंगे। रिसीवेबल्स ओरिजिनली आपने डेबिट पे लिए होते हैं, जब आपको पैसे मिल जाएंगे तो आप क्रेडिट पे ले लोगे रिसिप्ट्स फ्रॉम रिसीवेबल्स। ट्रेड पेबल्स आपने ओरिजिनली क्रेडिट पे लिए होते हैं, जब आप उनको पेमेंट करोगे तो पेमेंट टू ट्रेड पेबल्स डेबिट हो जाएगा, तो गेन ऑन रियलाइजेशन निकल जाएगा। अब डिसोल्यूशन 1 और 2 एंड 3 में क्या फ़र्क है? 1 में हर एसेट आप इंडिविजुअली मार्केट में बेचते हो तो आप क्रेडिट करते हो उसको, ऑल एसेट सोल्ड एट सेलिंग प्राइस। जब आप किसी को बिजनेस बेचते हो या आप खुद लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में कन्वर्ट करते हो तो आप इंडिविजुअली एसेट नहीं बेचते, आप पूरा बिजनेस उठाकर बेचते हो, तो सामने वाला आपको परचेज कंसिडरेशन देता है बेटा, ठीक है। तो जब आपको वो परचेज कंसिडरेशन देता है सर, तो आप जो है वो ऑल एसेट सोल्ड एट सेलिंग प्राइस डिसोल्यूशन 2 एंड 3 में नहीं लिखेंगे, आप परचेज कंसिडरेशन की डायरेक्ट अमाउंट लिख लेंगे और गेन और लॉस ऑन रियलाइजेशन निकाल लेंगे। बाकी सब कुछ सेम होता है बेटा। उसके बाद सर स्टेप 2 में आप परचेज कंसिडरेशन की वर्किंग करते हो बेटा। अगर डिसोल्यूशन 2 एंड 3 है, डिसोल्यूशन 1 में कोई परचेज कंसिडरेशन की वर्किंग नहीं होती। तो हमने पढ़ा है बेटा कि जो जो चीज़ें जो है वो आपको देगा, डिबेंचर्स की वर्किंग देता है एक कुछ पार्टनर्स जो है बेटा वो उन्होंने लोन दिया हुआ होता है तो वो आपको एक फिक्स लाइन लिख के देता है कि जिन्होंने पार्टनरशिप में जिन पार्टनर्स ने पार्टनरशिप में लोन दिया है बेटा उनको लोन वापस दिया जाएगा और उसको बदले में कंपनी के डिबेंचर्स दिए जाएंगे। और डिबेंचर्स की अमाउंट आपको नहीं बताता और आपको कहता है कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन था वही इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स होगा। तो हमारे पास लोन अमाउंट दी हुई होती है, लोन का इंटरेस्ट रेट भी दिया हुआ होता है, हम इंटरेस्ट रेट निकालेंगे लोन का, जो लोन का इंटरेस्ट होगा वही डिबेंचर्स का इंटरेस्ट होगा। तो हम लोन इंटरेस्ट को बराबर रख देंगे डिबेंचर इंटरेस्ट से और हम उससे डिबेंचर की अमाउंट निकाल लेंगे क्योंकि डिबेंचर का इंटरेस्ट रेट देता है। और सर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकता है, ऑर्डिनरी शेयर इशू कर सकता है, कैश भी इशू कर सकता है या बैंक, ठीक है। तो उस हिसाब से हम वर्किंग कर लेंगे और जो भी जिसको जिस रेशो में भी मिल रहा होगा, जैसे अगर शेयर्स मिले तो वो बताता है कि लेट सपोज इनको प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो में दे दो, तो ये सब आप कर लेंगे। उसके बाद बेटा कैपिटल अकाउंट में बीडी आ जाएंगे सब पहले तो सारे, ठीक है। गेन ऑन रियलाइजेशन क्रेडिट पे आ जाएगा बेटा, ठीक है। करंट अकाउंट बैलेंस ट्रांसफर करना होगा आपको, कैपिटल अकाउंट में लाना होगा, पॉजिटिव होगा तो क्रेडिट पे, नेगेटिव होगा तो डेबिट पे। जिस पार्टनर ने लोन दिया था अब उसका लोन उसको वापस दे के उसको डिबेंचर्स दे रहे हैं, तो लोन उस पार्टनर का क्रेडिट हो जाएगा बेटा और डिबेंचर्स जो है वो डेबिट हो जाएंगे। और पीसी में जो जो चीज़ें जो ओनर को मिली हैं बेटा वो सब डेबिट हो जाएंगी। और बैंक आप बैलेंसिंग फिगर निकाल लोगे। अब बैंक या तो जो है वो क्रेडिट साइड पे आएगा या डेबिट साइड पे आएगा। तो अगर बैंक जो है वो डेबिट साइड पे आ रहा है बेटा इसका मतलब पार्टनर को पैसे देने हैं बेटा हमने, ठीक है। और अगर बैंक जो है वो क्रेडिट पे आता है बेटा इसका मतलब जो है वो पार्टनर, एक सेकेंड, बैंक अगर जो है वो डेबिट पे आता है इसका मतलब पार्टनर को आपने पैसे पे करने हैं। और बैंक अगर क्रेडिट पे आता है बेटा तो इसका मतलब पार्टनर जो है वो बिजनेस को पैसे देगा, ठीक है। फिर बैंक अकाउंट बनाते हैं तो बीडी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि हम रियलाइजेशन में ऑल एसेट्स लेते हैं लेकिन बैंक नहीं लेते, तो हम बीडी से स्टार्ट करेंगे सर रिसिट्स फ्रॉम रिसीवेबल्स डेबिट पे आ जाएगा, पेमेंट टू ट्रेड पेबल्स क्रेडिट पे आ जाएगा, डिसोल्यूशन एक्सपेंस क्रेडिट पे आ जाएगा। और जो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपकी बैंक की बैलेंसिंग फिगर है वो आप रिस्पेक्टिव ले लोगे। अगर कैपिटल अकाउंट में डेबिट पे आई है तो बैंक में क्रेडिट पे आ जाएगी, अगर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट पे आई है तो बैंक में डेबिट पे आ जाएगी। उसके बाद सर जब हमने उसके बाद हम जो है वो बायर की अकाउंटिंग करते हैं। तो जब बायर के पर्सपेक्टिव से आप अकाउंटिंग करोगे वो सबसे पहले गुडविल निकालेगा इस परचेज बिजनेस की, परचेज कंसिडरेशन माइनस फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स बेटा। और जो जो चीज़ें वो पार्टनरशिप की लेके जा रहा है सिर्फ वही गुडविल की कैलकुलेशन में आएंगी, ये खास ख्याल रखिएगा। अगर वो कहता है कि पार्टनर कोई चीज़ ले गया है तो वो बायर के पास नहीं आएंगी, तो बायर गुडविल में उसको अकाउंट फॉर नहीं करेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें इनका ख्याल रखना है। वंस आपने गुडविल निकाली अब आप मर्ज्ड एसओएफपी बनाएंगे, बायर की बुक वैल्यू लेंगे बेटा और सेलर की फेयर वैल्यू लेंगे। जो आइटम्स जो हैं वो सेलर की फेयर वैल्यू जिनकी अवेलेबल नहीं होगी और वो बायर एक्वायर कर रहा है बेटा एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, तो आप उसकी बुक वैल्यू लोगे। उसके बाद जो है सर बैंक की जब जहाँ तक बात आती है तो बैंक सिर्फ बायर का आएगा, कभी भी सेलर अपना बैंक नहीं बेचता, ठीक है। तो बैंक की सिर्फ एक ख़ास वर्किंग ये होगी कि जो भी बायर का बैंक होगा वो आप लेंगे, माइनस कर देंगे वो वाली अमाउंट अगर परचेज कंसिडरेशन में हमने कुछ बैंक से पेमेंट की है पार्टनर्स को उनका बिजनेस खरीदने के एवज में, तो सिर्फ वो आ जाएगा, ठीक है। और फिर वही ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम ये सब वही आ जाएगा जो परचेज कंसिडरेशन में आया होगा। सो ये तो डिसोल्यूशन हो गया बेटा। मर्जर हमने आज ही रिवाइज किया है, ठीक है। मर्जर में हम एडमिशन की तरह अकाउंटिंग करेंगे बेटा। जिसका भी मर्जर हो रहा हो हम पहले जो है वो बिफोर मर्जर और आफ्टर मर्जर करेंगे। बिफोर मर्जर में हम
जितनी भी पार्टीज़ होंगी उनके रीवैल्यूएशन अकाउंट्स बनाएंगे, उनके गेन को पुराने रेशो में बांटेंगे और हम गुडविल रिकॉर्ड करेंगे जो कि पुराने रेशो में करेंगे बेटा। ये सब प्री मर्जर है। आफ्टर मर्जर क्या होगा? आफ्टर मर्जर वो आपको लिख के देगा कि गुडविल इज़ नॉट टू बी मेंटेन इन द बुक्स, तो आप गुडविल राइट ऑफ की अकॉर्डिंगली नए रेशो के हिसाब से एंट्री बनाओगे जो मर्जर के बाद का रेशो होगा। और उसके बाद आपसे कैपिटल अकाउंट बनवा लेगा बेटा, ठीक है, जिस तरह हमने आज भी बनाया था, ठीक है। तो पुराना जो कैपिटल अकाउंट बैलेंसेज होंगे वो बीडी आ जाएगा आपका, और प्रॉपर हमने आज फॉर्मेट पढ़ा। सो दिस इज ऑल फॉर पार्टनरशिप। लेट्स रिवाइज क्लब अकाउंट्स, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जब भी क्लब अकाउंट्स का सवाल आएगा आपने कुछ स्टेप्स करने हैं बेटा। स्टेप 1 इज अक्यूमुलेटेड फंड, ओपनिंग एसेट्स डेबिट पे, ओपनिंग लायबिलिटीज क्रेडिट पे बेटा। उसमें लाइफ मेंबरशिप भी आएगा, अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है, क्रेडिट साइड पे आएगा, ठीक है। बैंक बच्चे जो है बेटा वो भूल जाते हैं अक्यूमुलेट फंड में लेना, क्योंकि वो अलग से रिसिट्स एंड पेमेंट्स उसने बना के दिया हुआ होता है, तो वहाँ से लेना मत भूलना। बैंक नीचे दिया हुआ होता है, ओपनिंग क्लोजिंग डेटा के साथ नहीं दिया हुआ होता, ठीक है। स्टेप 2 इज रिसिट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट नहीं बना के दिया हुआ होगा तो आपने बनाना होगा। जितने भी पैसे आए हैं वो डेबिट पे, जितने भी पैसे गए हैं वो क्रेडिट पे। सीडी निकाल लोगे बेटा। अगर सीडी क्रेडिट साइड पे आएगा एसओएफपी करंट एसेट, अगर सीडी डेबिट साइड पे आएगा एसओएफपी करंट लायबिलिटी। स्टेप 3 ट्रेडिंग अकाउंट बेटा। अगर कोई रिफ्रेशमेंट या कोई ट्रेडिंग बिजनेस हमने किया है, रिफ्रेशमेंट हो गया, कैफ़े हो गया, ठीक है, कोई बार हो गया बेटा, इन सब का ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ इसमें एक खास ख्याल रखना है, मैंने आपको बताया था। अगर ट्रेड पेबल्स का बी डी सी डी गिवन होगा तो जो पेमेंट्स में पेमेंट्स टू कैफ़े सप्लायर्स या पेमेंट्स ऑफ रिफ्रेशमेंट आता है तो वो आप फिर नहीं लोगे परचेजेस में, आपको पीएलसीए बनाना पड़ेगा, और आप पीएलसीए से क्रेडिट परचेजेस निकालोगे, तो ये भूलना मत। अगर ट्रेड पेबल्स का बी डी सी डी नहीं गिवन बेटा तो फिर मैं जो है वो नॉर्मल जो मेरे पेमेंट्स में पेमेंट टू सप्लायर आ रहा है वो आप डायरेक्ट कैश परचेजेस ले लोगे। तो ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड परचेजेस जो पीएलसीए से निकाला है, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आया, उसमें से लेस एक्सपेंसेस एसोसिएटेड टू ट्रेडिंग ओनली। ट्रेडिंग से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे आप माइनस करेंगे, आपके पास प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग आ जाएगा। स्टेप 4 सब्सक्रिप्शन अकाउंट, एडियर बी डी डेबिट पे, एडवांस बी डी क्रेडिट पे। एडियर सी डी जो है वो क्रेडिट पे, एडवांस सी डी जो है वो डेबिट पे। सब्सक्रिप्शन जितनी भी आपको साल में मिली होंगी वो आप क्रेडिट पे लोगे। अगर कोई बेड डेट्स है उसको आप क्रेडिट पे लोगे, और ऑटोमेटिकली डेबिट साइड पे आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, ठीक है। स्टेप 5 एक्सपेंस एडजस्टमेंट पाप के अकाउंट्स बना लेंगे। स्टेप 6 अगर सब्सक्रिप्शन के अलावा कोई इनकम है उसका आप अप्पा का अकाउंट बना लेंगे बेटा। स्टेप 7 डिप्रिसिएशन एडजस्टमेंट, मैंने आपको बताया था, अगर एग्जामिनर रेट और डिप्रिसिएशन मेथड बताए तो आप वही फॉलो करोगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो चुपचाप से बेटा रीवैल्यूएशन मेथड लगा लेना, ठीक है। ओपनिंग एट परचेज, लेस डिस्पोजल, लेस क्लोजिंग, तो आपके पास ऑटोमेटिकली डिप्रिसिएशन आ जाएगा। एग्जामिनर इसमें थोड़ा खेलता है बेटा। अगर एग्जामिनर जो है वो एग्जामिनर जो वैल्यू डिस्पोजल की देगा बेटा, अगर डिस्पोजल की कॉस्ट दी हुई है तो आप जो है वो ओपनिंग भी कॉस्ट का लोगे और क्लोजिंग भी कॉस्ट का लोगे। अगर एग्जामिनर डिस्पोजल नेटबुक वैल्यू पे देता है तो फिर आप ओपनिंग भी नेटबुक वैल्यू का लोगे और क्लोजिंग भी नेटबुक वैल्यू का लोगे, ठीक है। रीवैल्यूएशन मेथड में क्या लेना है उसकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद बेटा अगला स्टेप इस गेन लॉस एडजस्टमेंट, ठीक है। आप डिस्पोजल अकाउंट बना के अगर कोई एसेट बेचा है तो उसका गेन लॉस निकाल लोगे। उसके बाद लाइफ मेंबरशिप है बेटा, ठीक है। लाइफ मेंबरशिप की मैंने आज अकाउंटिंग बड़ी डिटेल में सिखाई थी कि एक पोर्शन जो है वो करंट जो अर्न कर लिया है आपने वो आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, बाकी एसओएफपी फंड्स में जाएगा बेटा, ठीक है। उसके बाद जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और एसओएफपी आप बनाएंगे, उसमें मैंने आपको डोनेशन, गिफ्ट, लेगेसी, इन सब का एक ट्रीटमेंट बताया था कि अगर एग्जामिनर ना लिखे कि डोनेशन, गिफ्ट, लेगेसी का पर्पस क्या है, तो आप जो है वो उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेके जाओगे। अगर वो बता दे, आपको ये वर्ड यूज़ कर दे कि भाई हमने डोनेशन इस पर्पस के लिए दिया है, या डोनेशन, गिफ्ट, लेगेसी को हमने कैपिटलाइज करना है, तो इन सब का मतलब ये होगा कि वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इनकम में नहीं जाएगा, उस केस में वो एसओएफपी के फंड्स में जाएगा। सो दिस इज़ अ स्मॉल रिविजन फॉर क्लब अकाउंट/एनपीओ। अच्छा सर, अगली चीज़ लाइफ मेंबरशिप का बेटा। कुछ बच्चे ये सवाल पूछ रहे हैं सर एक्यूमुलेट फंड में लाइफ मेंबरशिप लेना है नहीं लेना? बेटा बिल्कुल लेना है आपने, ऐसे ही मैंने आपको बताया भी था कि जब हम एक्यूमुलेट फंड लेते हैं तो उसमें ऑल एसेट्स डेबिट, ऑल लायबिलिटीज़ क्रेडिट, ठीक है। लाइफ मेंबरशिप का की अमाउंट जो है बेटा, जो बैलेंस है लाइफ मेंबरशिप का, उसका ये मतलब है बेटा कि इनकम इज़ रिसीव्ड बट नॉट अर्नड। इनकम आपको मिल तो गई है बट आपने अभी वो अर्न नहीं की है, वो आप यू गाइज विल अर्न इट ग्रेजुअली ओवर द ईयर्स। सो दिस इज़ काइंड ऑफ अ प्रीपेड इनकम एंड प्रीपेड इनकम इज़ ट्रीटेड एज लाइबिलिटी, ठीक है। तो इसीलिए जो है वो जब लाइफ मेंबरशिप होगा तो आप एक्यूमुलेट फंड में बिल्कुल ओपनिंग लाइफ मेंबरशिप का जो फंड है वो आप क्रेडिट साइड पे लोगे बेटा, ठीक है। लेना मत भूलिएगा उसको। सेम गोज फॉर जब मैं क्लोजिंग एक्यूमुलेट फंड, कभी कभी कहता है क्लोजिंग एक्यूमुलेट फंड मुझे बना कर दिखाओ,
तो क्लोजिंग एक्यूमुलेट फंड में भी आप जो है वो जो क्लोजिंग एक्यूमुलेट फंड का बैलेंस होगा, यू विल ट्रीट इट एज लायबिलिटी एंड देन यू विल कैलकुलेट क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड का फंड। वैसे तो हमें क्लोजिंग एक्यूमुलेट का फंड अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं, हमने मूवमेंट पढ़ी है कि मूवमेंट में आप सिर्फ ओपनिंग एक्यूमुलेट फंड ले लो, ऐड सरप्लस या लेस डेफिसिट कर दोगे तो आपके पास जो है वो ऑटोमेटिकली क्लोजिंग जो है वो आ जाएगा। तो इसके अलावा आपने अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्लोजिंग के लिए। तो क्लोजिंग में इतनी टेंशन नहीं लीजिएगा, आप ओपनिंग एक्यूमुलेट फंड ऐड सरप्लस डेफिसिट कर दोगे तो ऑटोमेटिकली वो क्लोजिंग एक्यूमुलेट फंड की मूवमेंट बन जाएगी। अगला सर रेशोस। सर जो एएस के रेशोज़ हैं वो तो हमें पता ही है, ठीक है। A2 में स्पेसिफिकली जो रेशोज़ आते हैं वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बेटा जो है वो तो सबसे पहले इंटरेस्ट कवर की बात कर लेते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा बेटा, आंसर विल बी इन टाइम्स। इसी का एक इनकम गेयरिंग भी होता है, वो रिवर्स होता है बेटा। इंटरेस्ट एक्सपेंस ऊपर आएगा, नीचे जो है वो प्रॉफिट आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे, वो परसेंटेज में रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद अर्निंग पर शेयर सर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड्स। आपके लेवल पे अब प्रेफरेंस डिविडेंड्स है ही नहीं तो आएगा भी नहीं, अगर आ जाए इन केस तो माइनस कर देना, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर दोगे तो ईपीएस आ जाएगा पर शेयर। उसके बाद प्राइस अर्निंग रेशो बेटा, प्राइस अर्निंग रेशो का क्या फॉर्मूला था सर? प्राइस अर्निंग रेशो का फॉर्मूला था मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर, तो आपका टाइम्स में आ जाएगा बेटा, ठीक है। उसके बाद जो है वो डिविडेंड यील्ड की बात कर लेते हैं। तो डिविडेंड यील्ड का क्या फॉर्मूला है सर? डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर सर, मल्टीप्लाई बाय 100, इसका आंसर परसेंटेज में आएगा। फिर डिविडेंड कवर की बात कर लेते हैं। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय ऑर्डिनरी डिविडेंड पेड। मैंने आपको आज भी भेजा था वॉइस नोट में बेटा, ठीक है। तो जब आप डिविडेंड यील्ड निकालोगे तो जो डिविडेंड पर शेयर लोगे वो सिर्फ जो है वो जो डिविडेंड पर शेयर होगा वो पेड और प्रपोज दोनों ऐड करोगे बेटा। और जब डिविडेंड कवर की बात होगी तो आप सिर्फ उसमें पेड डिविडेंड्स लोगे। उसके बाद गियरिंग रेशो सर हमें पता है, जितनी भी नॉन करंट लायबिलिटीज़ हैं सब ऊपर आ जाएंगी, डिवाइड करेंगे आप कैपिटल एम्प्लॉयड से। कैपिटल एम्प्लॉयड निकलता है ओनर्स इक्विटी प्लस रिजर्व्स प्लस नॉन करंट लायबिलिटी मल्टीप्लाई बाय 100। तो 50% से ज़्यादा है तो हाईली गेट बिजनेस, 50% से कम है तो लो गेट बिजनेस। उसके बाद वर्किंग कैपिटल साइकिल है बेटा, हमें पता है इन्वेंट्री टर्नओवर के डेज प्लस रिसीवेबल के डेज माइनस पेबल के डेज, ठीक है। इन्वेंट्री टर्नओवर क्या आपका आ जाएगा बेटा? इन्वेंट्री टर्नओवर हमें पता है कैसे निकालते हैं डेज में, एवरेज इन्वेंट्री डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स इंटू 365। रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड हमें पता है बेटा, रिसीवेबल्स डिवाइड बाय क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365। और पेबल पेमेंट पीरियड भी हमें पता है, पेबल्स डिवाइड बाय क्रेडिट परचेज इंटू 365। तो वर्किंग कैपिटल साइकिल जितनी कम होगी उतना अच्छा है, जितनी ज़्यादा होगी इसका मतलब उतना ज़्यादा टाइम आपको लग रहा है आपको इफेक्टिवली कन्वर्ट करने में कैश। तो जितनी कम वर्किंग कैपिटल साइकिल होगी उतना अच्छा है, आपका पैसा घूमेगा बेटा। कमेंटिंग एक दफ़ा पढ़ लेना बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, हर दफ़ा रेशोज इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम रेशोज। चलें सर अब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स रिवाइज करते हैं। जब हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स की बात करते हैं तो वो आपसे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनवाता है बेटा, जिसमें वो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम से हम स्टार्ट करते हैं, जिसका फॉर्मेट होता है ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, लेस परचेज रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड कैरेज इनवर्ड्स ऑफ रॉ मटेरियल। तो आपके पास जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर यूज़ आता है बेटा, उसमें से आप लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल करते हैं तो आपके पास कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाता है। उसमें आप ऐड करते हो बेटा डायरेक्ट कॉस्ट। अब डायरेक्ट कॉस्ट वो वाली डायरेक्ट कॉस्ट जो मटेरियल के अलावा है, जैसे लेबर की हो गई। अब मैंने लेबर के लिए आपको बताया था कि अगर एग्जामिनर लिखता है मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, अगर एग्जामिनर लिखता है बेटा कि फैक्ट्री वेजेस या खाली वेजेस भी लिखे तो इट विल ऑलवेज बी अज्यूम्ड एज डायरेक्ट कॉस्ट। तो आप वेजेस विल बी योर डायरेक्ट कॉस्ट। इसके अलावा सर रॉयल्टी, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ये सब आपकी जो है वो डायरेक्ट कॉस्ट होंगे। एंड एनीथिंग विद द वर्ड डायरेक्ट, अगर वो किसी एक्सपेंस के आगे लिख रहा है डायरेक्ट, जैसे डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो वो भी आपकी डायरेक्ट कॉस्ट होगी। आप उन सबको क्लब करोगे, जब कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम की वैल्यू में आप ऐड करोगे डायरेक्ट कॉस्ट सारी, तो आपके पास प्राइम कॉस्ट आ जाएगा, उसमें आप ऐड करोगे इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट भी मैंने आपको बताया था कैसे आइडेंटिफाई करते हैं सर। जो फैक्ट्री का सुपरवाइजर होता है उसकी जो सैलरी होती है वो आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी। उसके अलावा जितने भी रेंट हो गया, रेट्स हो गया, इंश्योरेंस हो गया, जितनी भी आपकी फैक्ट्री से रिलेटेड कॉस्ट होंगी वो आपकी सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट होंगी। जैसे इवन द नॉन करंट एसेट, अगर वो फैक्ट्री का नॉन करंट एसेट है उसकी डेप्रिसिएशन भी जो है वो भी आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी। जो ऑफिस के एसेट्स हैं उनकी डेप्रिसिएशन प्लीज मैन्युफैक्चरिंग में मत ले लीजिएगा। मैन्युफैक्चरिंग में सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री से रिलेटेड चीजें आती हैं। तो आप जब प्राइम कॉस्ट में ऐड करोगे इनडायरेक्ट कॉस्ट तो आपके पास एक वैल्यू आएगी। आप उस वैल्यू का कोई नाम नहीं होता बेटा, हम यूज नहीं करते कोई नाम। उसमें ऐड हम करते हैं ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाता है। उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम ऐड करते हैं फैक्ट्री प्रॉफिट बेटा, तो हमारे पास ट्रांसफर टू मार्केट वैल्यू आ जाता है। अब मैंने आपको पढ़ाते वक्त भी बताया था बेटा, कभी कभी, और हमने ऐसे क्वेश्चंस भी किए हैं बेटा जहाँ पे जो है वो कभी कभार एग्जामिनर बोलता है कि फैक्ट्री प्रॉफिट, लेट सपोज हम 2022 का अगर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना रहे हैं तो एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई 2021 में लेट सपोज फैक्ट्री प्रॉफिट 20% था और 2022 में आके अब हमारा फैक्ट्री प्रॉफिट चेंज हो गया और अब वो 20% हो गया। तो जब मैं ओपनिंग प्रोविजन फॉर यूआरपी और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट या क्लोजिंग प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकाल रहा हूँ तो खास ख्याल रखना है
कि मैं फैक्ट्री प्रॉफिट और मैं जब ओपनिंग प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकाल रहा हूँ तो वो पिछले साल का जो है वो क्लोजिंग होगा। तो जब आप ओपनिंग प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकालोगे तो आप 2021 के 22% के हिसाब से आप ओपनिंग प्रोविजन निकालोगे। लेकिन जब मैं क्लोजिंग प्रोविजन की बात करूंगा बेटा, तो वो मेरा नए रेट से निकलेगा जो इस साल रेट चेंज हुआ है 2022 में, जो कि मेरी एग्जाम्पल के मुताबिक 20% था। ये होगा कब सर? अगर ये होगा तब जब फैक्ट्री प्रॉफिट का रेट अलग अलग हो। अगर तो वो कहता है यूजुअली ज़्यादातर कि फैक्ट्री प्रॉफिट हैज़ बीन कांस्टेंट थ्रू आउट फ्रॉम फॉर ऑल द ईयर्स, तो फिर तो मसले की बात ही नहीं है, फिर तो आप जिस तरह नॉर्मल करते हो करोगे। लेकिन अगर फैक्ट्री प्रॉफिट चेंज हो रहा होगा सर ओवर द ईयर्स, तो जो ओपनिंग प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होगा वो ओपनिंग वाले रेट से निकलेगा, और जो क्लोजिंग प्रोविजन फॉर यूआरपी होगा वो क्लोजिंग वाले रेट से निकलेगा। उसके बाद सर आप जो है वो इनकम स्टेटमेंट बनाओगे बेटा। तो इनकम स्टेटमेंट, अच्छा इनकम स्टेटमेंट से पहले हम जो है वो एक और चीज़ भी रिवाइज कर लेते हैं, विच इज़ रियलाइज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। ऑल दो वो इनकम स्टेटमेंट में आता है बेटा, लेकिन मैं भी आपको बता देता हूँ। तो सर रियलाइज प्रॉफिट निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, स्टेटमेंट भी बना सकते हो आप, टी अकाउंट भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है। तो अगर स्टेटमेंट के थ्रू चल रहे हैं हम, तो ओपनिंग प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट आप जो है वो निकालोगे बेटा। ओपनिंग प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट एड फैक्ट्री प्रॉफिट लेस क्लोजिंग प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट करोगे तो रियलाइज प्रॉफिट आ जाएगा। इसी तरह अगर टी अकाउंट भी एग्जामिनर बनाने के लिए बोलता है बेटा, तो टी अकाउंट के लिए भी हमें क्या करना है सर? ओपनिंग प्रोविजन फॉर यूआरपी या अनरियलाइज प्रॉफिट जो आपने निकाला है वो आप क्रेडिट साइड पे ले लोगे बेटा, क्रेडिट साइड पे ले लोगे। क्लोजिंग प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट जो आपने निकाला है बेटा वो आप ले लोगे डेबिट साइड पे। फैक्ट्री प्रॉफिट जो है वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, और बैलेंसिंग फिगर जो है वो डेबिट साइड पे आ जाएगी आपकी रियलाइज प्रॉफिट के नाम से। अच्छा सर, अब ओपनिंग प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट अगर नहीं दिया हुआ तो कैसे निकलेगा? मैंने आपको बताया था, फैक्ट्री प्रॉफिट अपॉन ट्रांसफर टू मार्केट वैल्यू इनटू ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स। अब आपको अगर मैन्युफैक्चरिंग आपने बनाया है बेटा, तो आपके पास फैक्ट्री प्रॉफिट और ट्रांसफर टू मार्केट वैल्यू होगा। तो आप अमाउंट भी ले सकते हो, आप परसेंटेज भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। मैंने क्लास में आपको बताया था, चाहे आप वैल्यूज इस फॉर्मूले में डालो या आप जो है वो परसेंटेजेस इस फॉर्मूले में डालो, एक ही बात है हमारी। अगर परसेंटेजेस से कोई करना चाहता है, अगर हमारा फैक्ट्री प्रॉफिट 20% है बेटा, तो हमने पढ़ा है कि कॉस्ट इज ओरिजिनल, कॉस्ट हमेशा ओरिजिनल होती है तो 100% होगी। और फैक्ट्री प्रॉफिट अगर 20% है तो आपकी ट्रांसफर टू मार्केट वैल्यू 120 होनी चाहिए। तो अगर आप ओपनिंग प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट निकाल रहे हो बेटा, तो आप फैक्ट्री प्रॉफिट डिवाइड बाय ट्रांसफर टू मार्केट वैल्यू जब करोगे, तो आप जो है वो जो मैन्युफैक्चरिंग से आपने फैक्ट्री प्रॉफिट निकाला है वो भी आप रख सकते हो, वरना आप परसेंटेज भी रख सकते हो विच इज 20%। सेम गोज फॉर ट्रांसफर टू मार्केट वैल्यू, आप ट्रांसफर टू मार्केट वैल्यू भी रख सकते हो बेटा डिवाइड, या फिर आप जो है वो डिवाइड परसेंटेज से भी कर सकते हो विच इज 120%, आपकी मर्जी है। तो ओपनिंग प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट अगर मैं निकालूंगा बेटा, तो ओपनिंग इन्वेंट्री सॉरी फैक्ट्री प्रॉफिट ऊपर आएगा, ट्रांसफर टू मार्केट वैल्यू नीचे आएगा, इनटू ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स होगा। लेकिन सर और सर जब मैं क्लोजिंग प्रोविजन फॉर यूआरपी निकालूंगा, तो क्लोजिंग प्रोविजन फॉर यूआरपी के केस में ही फॉर्मूला वही होगा, फैक्ट्री प्रॉफिट डिवाइड बाय ट्रांसफर टू मार्केट वैल्यू इनटू क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। लेकिन मैंने आपको बताया था, जब भी ये निकालेंगे, जो इन्वेंट्रीज आप ले रहे हैं, जो आप ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड और क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स ले रहे हैं वो आप जो है वो ट्रांसफर प्राइस पे लीजिएगा। हमेशा इनकम स्टेटमेंट में इन्वेंट्री ट्रांसफर प्राइस पे आती है। इवन फॉर ओपनिंग प्रोविजन और क्लोजिंग प्रोविजन निकालने के लिए भी जो आप इन्वेंट्री लोगे वो ट्रांसफर प्राइस पे लोगे, ठीक है। उसके बाद सर हमने कभी कभार एग्जामिनर फैक्ट्री प्रॉफिट नहीं देता और वो कहता है कि फैक्ट्री प्रॉफिट हैज़ बीन कांस्टेंट थ्रू आउट द ईयर्स, तो मैंने आपको फैक्ट्री प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना भी सिखाया है। उस केस में वो आपको एग्जाम में ओपनिंग प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट दे देगा बेटा, और जो है आपको फैक्ट्री प्रॉफिट खुद से निकालना होगा। तो अगर फैक्ट्री प्रॉफिट खुद से निकालना होगा, तो मैंने आपको बताया था बेटा कि आप ओपनिंग प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट के फॉर्मूले से निकाल सकते हो बाय यूजिंग फैक्ट्री प्रॉफिट एज एक्स। तो आपके पास ओपनिंग प्रोविजन फॉर यूआरपी भी होगा और आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स भी होगा, तो वहाँ से आप फैक्ट्री प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल सकते हो। हमने क्लास में सीखा है बेटा। उसके बाद सर आपसे इनकम स्टेटमेंट बनवाते हैं, तो इनकम स्टेटमेंट का तो नॉर्मल फॉर्मेट है जिस तरह बनती है बेटा, बस एक खास ख्याल रखना है कि कभी कभार वो एग्जामिनर आपको परचेज ऑफ फिनिश गुड्स भी देता है। वैसे तो ट्रांसफर टू मार्केट वैल्यू जाती है परचेजेस के जो है वो अगेंस्ट, लेकिन मैंने आपको बताया कभी कभार ऐसा होता है कि कंपनी ने 1000 यूनिट्स बनाए, लेकिन कंपनी के पास डिमांड 1100 यूनिट्स की आ गई, तो अब मैं 100 यूनिट्स दोबारा बनाने थोड़ी जाऊँगा। कंपनी क्या करती है, मार्केट से रेडीमेड खरीद लेती है। तो खास ख्याल रखिएगा जब आप इनकम स्टेटमेंट का या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस जो कि नया नाम है, जब आप उसका ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे होगे, तो आप ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स एट ट्रांसफर प्राइस लोगे, ऐड करोगे उसमें ट्रांसफर टू मार्केट वैल्यू जो मैन्युफैक्चरिंग से निकाली है, और ऐड करोगे परचेज ऑफ फिनिश गुड्स। अगर कोई एक्स्ट्रा परचेजेस की है तो उसका परचेज रिटर्न और कैरिज इनवर्स भी अगर होगा तो वो भी आ जाएगा। उसके बाद सर आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, तो आप लेस एक्सपेंसेस करोगे। अब जब भी मैन्युफैक्चरिंग का सवाल आता है बेटा, मैंने आपको पास पेपर्स करते हुए भी बताया था कि शुरू की 2-3 लाइनें आपने पढ़नी है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जामिनेशन।
अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आप मिस आउट कर दोगे। तो उसमें लिखा हुआ होता है कि MPLC इज अ मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग यानी कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग है ये, या तो सोल ट्रेडर की होगी या पार्टनरशिप की होगी या कंपनी की होगी। तो अगर कंपनी की हुई तो हमने पढ़ा है बेटा कंपनी की इनकम स्टेटमेंट में तीन एक्सपेंसेस की कैटेगरी में टूटता है। तो अगर कंपनी का सवाल हो प्लीज़ आंखें खोल के एग्जाम में सवाल पढ़ना कि मैन्युफैक्चरिंग अगर आ रहा है, ये इजी मार्क्स होते हैं बेटा, यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज दीज मार्क्स। तो अगर वो जो है मैन्युफैक्चरिंग आपको दे रहा है बेटा और वो जो है आपको कंपनी लिख रहा है MPLC, तो आपको एक्सपेंसेस को तीन कैटेगरी में ब्रेक करना है बेटा, एडमिन एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस और फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। तो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस में तो बेटा हमने पढ़ा है बहुत सिंपल, जितने भी आपने डिबेंचर्स या लोन्स लिए होंगे उन सबका इंटरेस्ट आएगा। सर डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या आएगा, जितनी भी सेलिंग रिलेटेड कॉस्ट्स हैं, जैसे कैरेज आउटपुट्स हो गया, ठीक है, जैसे जो है वो वैसे तो आपको आजकल एग्जामिनर बताता है कि किसको एडमिन में लेके जाना है, किसको डिस्ट्रीब्यूशन में लेके जाना है। तो जितनी भी सेलिंग कॉस्ट होंगी, जैसे कैरेज आउटपुट्स हो गया, जैसे कमीशन हो गया, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में जाएगा। रेंट यूजली एडमिन में आता है बेटा। बेड डेट्स इंक्रीज इन प्रोविजन भी एडमिन में एग्जामिनर लेता है बेटा, ठीक है। उसके अलावा रेट्स, रेंट एंड इंश्योरेंस, आपकी डेप्रिसिएशन ऑफ जो मोटर व्हीकल है, मोटर व्हीकल का काम है डिलीवरी ऑफ गुड्स टू कस्टमर्स, तो जो मोटर व्हीकल की डेप्रिसिएशन होगी वो डिस्ट्रीब्यूशन में आएगी। उसके अलावा जितने भी और ऑफिस के एसेट्स हैं उनकी डेप्रिसिएशन जो है वो आप एडमिन में लोगे। तो उसके बाद सर आपने प्रॉफिट्स, ग्रॉस प्रॉफिट से आपने लेस एडमिन एक्सपेंस किया, लेस जो है वो आपने डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस किया, तो आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट या प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन आया, उसमें से लेस फाइनेंशियल एक्सपेंस किया तो आपके पास प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा। उसमें आप ऐड करोगे रियलाइज प्रॉफिट तो आपके पास टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। अच्छा, फिर हम जब SOFP पढ़ते हैं तो हमने पढ़ा है बेटा SOFP बनाते वक्त एक खास ख्याल रखना है कि हम जब करंट एसेट्स का सेक्शन बना रहे होंगे बेटा तो हम तीनों क्लोजिंग इन्वेंट्रीज को ऐड करके दिखाएंगे। रॉ मटेरियल की भी क्लोजिंग इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोग्रेस की भी क्लोजिंग इन्वेंट्री और फिनिश गुड्स की भी क्लोजिंग इन्वेंट्री, इन तीनों को ऐड करेंगे और इसमें से लेस करेंगे क्लोजिंग प्रोविजन फॉर URP जो आपने निकाला था। कभी कभार एक्सट्रैक्ट बोलता है एग्जामिनर, पूरी SOFP बनाने के लिए नहीं बोलता। तो जब एक्सट्रैक्ट बनाओगे तो वो भी इसी तरह का बनाओगे कि आप तीनों इन्वेंट्रीज को क्लब करोगे, करंट एसेट्स की हेडिंग लिखोगे, तीनों इन्वेंट्रीज को ऐड करके दिखाओगे, लेस क्लोजिंग प्रोविजन फॉर URP माइनस कर दोगे तो आपका एक्सट्रैक्ट बन जाएगा। एक चीज़ बेटा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के लिहाज से, सी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इज ऑलवेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ थ्योरी। वो यूजली A2 के लेवल पे प्रूडेंस तो कम पूछता है, वो ज़्यादा आपसे जो है ना वो ये पूछता है, मैंने आपको बताया भी था, थ्योरी में भी लिखा हुआ है, वो आपसे रिलायबिलिटी पूछेगा कि रिलायबिलिटी का क्या मतलब है, ठीक है, रेलेवेंस का क्या मतलब है, ठीक है, एंड कंपेरेबिलिटी का क्या मतलब है। अब रिलायबल का क्या मतलब है, मेरा सारा डेटा बिल्कुल करेक्ट होगा, इट विल बी फ्री फ्रॉम बायसनेस, मतलब कोई भी गलत चीज़ नहीं होगी, बिल्कुल रिलायबल डेटा होगा जिस पे आप रिलाय करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोड्यूस कर सकते हो। रेलेवेंस क्या होती है, रेलेवेंस क्या है कि आपके सारे जो फाइनेंशियल डेटा में फिगर्स आ रही हैं वो रेलेवेंट है, रेलेवेंट यानी बिल्कुल करेक्टली कैलकुलेट हुई हैं, ठीक है। तीसरा जो है वो कंपेरेबल होता है। कंपेरेबल क्या बेटा, तो ये 5-6 फैक्टर्स होते हैं। तो कंपेरेबल क्या है कि आपकी इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि आप उसको लास्ट ईयर से भी कंपेयर कर सको या आपके कंपेटिटर्स की जो इन्फॉर्मेशन है उससे कंपेयर कर सको। फिर अंडरस्टैंडेबली होता है बेटा। अंडरस्टैंडेबिलिटी का क्या मतलब है, आपने ऐसी इन्फॉर्मेशन दी हो कि शेयर होल्डर को वो समझ आए, वो फाइनेंशियल जब आपके देखेगा लिस्टेड कंपनी के तो फाइनेंशियल्स अवेलेबल होते हैं, तो या तो करंट शेयर होल्डर या पोटेंशियल शेयर होल्डर इन ऑर्डर टू डिसाइड वेदर टू इन्वेस्ट इन द कंपनी और नॉट, अगर उसको फाइनेंशियल ही समझ नहीं आएंगे तो वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी अंडरस्टैंडेबल। ये सारे एलिमेंट्स हैं ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो आपके लेवल पे आपके लेवल पे एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आर वैलिड एंड वो पूछ सकता है, बट वो ज़्यादातर ये एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पूछता है बेटा, ठीक है।